अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा पाकिस्तान अफेयर का सेकंड लेक्चर है जिसका टाइटल है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सर्विसेज सेक्टर। तो इसमें जो सर्विसेज सेक्टर पढ़ेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ हम पाकिस्तान के ही पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। कोई भी कंट्री हो उसकी जो इकोनॉमी होती है वो डिपेंड करती है सर्विसेज सेक्टर पे। जितना सर्विसेज सेक्टर अच्छे होंगे उतनी उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी। इकोनॉमी अच्छी होगी तो उसकी करेंसी अच्छी होगी। करेंसी अच्छी होगी तो वहाँ के लोगों को रोज़गार बेहतर मिलेगा। ज़्यादा लोग बेरोज़गार नहीं होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगी वहाँ पे। तो इससे हमें एक चीज़ समझ आई कि जो सर्विसेज सेक्टर है वो किसको बूस्ट अप करते हैं जी, इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज़ करते हैं, करेंसी को इंक्रीज़ करते हैं। दी वैल्यू ऑफ करेंसी विल बी इंक्रीज्ड। तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी सर्विसेज सेक्टर है अगर वो अपना काम ठीक से करते हैं, बूस्ट अप करते हैं, उसमें जितना बूस्ट होता जाएगा उतनी ही इकोनॉमी बेहतर होती जाएगी, उतनी ही पाकिस्तान के मसाइल हल होते जाएंगे। ये तो था ओवरव्यू। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से सर्विसेज सेक्टर है, आखिर हम सर्विसेज सेक्टर से मुराद क्या ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ओवरव्यू हो गया, इसके बाद दूसरी हेडिंग करंट सिनेरियो ऑफ सर्विसेज सेक्टर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सर्विसेज सेक्टर है उनका सिनेरियो क्या है, वो किस तरह से डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो जो सर्विसेज सेक्टर है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर से ज़्यादा काम कर रहा है। यहाँ पे उस सवाल का जवाब मैं देता जाऊँ कि सर्विसेज सेक्टर किसे बोलते हैं। कोई भी शख्स जो आपको पे करे, आप पे उसकी पे के बदले, उसके पैसों के बदले, उसकी मनी के बदले आप उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करें। जैसे कि एक टीचर होता है, टीचर को वो पे करते हैं, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो कोई भी चीज़ सेल या परचेज़ नहीं करता। आपको पता है जो टीचर है वो कोई भी चीज़ सेल या परचेज़ नहीं करता। जो सेल या परचेज़ का मामलात हैं वो या तो इंडस्ट्री के साथ हैं या तो एग्रीकल्चर के साथ है। तीसरा जो सेक्टर है उसको बोलते हैं सर्विसेज सेक्टर। यही वो सेक्टर है जिसमें पाकिस्तान डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है, डे बाय डे तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। इससे एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान जो कि टोटली डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे। पाकिस्तान की जितनी भी इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग पैसे कमा रहे हैं तकरीबन 70% या 67% या 60, हम राउंड अबाउट कह सकते हैं 60 to 70% लोग एग्रीकल्चर के शोबे से मुंसलिक हैं, जिससे वो बूस्टअप कर रहे हैं इकोनॉमी को। लेकिन ग्रोथ रेट के लिहाज से देखा जाए तो जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट में उसमें 2 to 3% ग्रोथ होती है। यानी कि पिछले साल लाख कमाया, इस साल आपने 1,05,000 कमा लिया, 1,08,000 कमा लिया। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। इसी तरह जो हमारा इंडस्ट्री का सेक्टर है, पिछले साल हमने 1 लाख कमाया, उसमें नेक्स्ट ईयर हमने 1,10,000 कमा लिए, 1,15,000। यानी कि जो ग्रोथ हो रही है वो 3 to 5%, 8%, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रही। लेकिन जो पाकिस्तान का सर्विसेज सेक्टर है उसने अगर पिछले साल 1 लाख कमाया तो अगले साल 2.5 लाख कमा रहा है, तकरीबन 60%। यानी कि 1 लाख कमाया तो अगले साल 1,60,000 कमा रहा है, 1,70,000 कमा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान का सर्विसेज सेक्टर को थोड़ा सी और इंटेंशन दी जाए, थोड़ी सी और तवज्जो दी जाए, तो हम इसी सेक्टर को आगे अपना फ्यूचर का इकोनॉमी प्लान बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि बेवकूफ़ी है कि बाकी सोर्सेज को छोड़ के सिर्फ एक ही सोर्सेज पे रिलाई करना ये अक्लमंद इंसान का काम नहीं होता। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर 3 जो स्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर का है, इंडस्ट्री का है, सर्विसेज सेक्टर का है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी एग्रीकल्चर भी बेहतर बनाए, इंडस्ट्री भी बेहतर बनाए, सर्विसेज। अगर एक बूस्ट नहीं दे रहा तो बाकी 2 तो बूस्ट दें। तो टोटली सर्विसेज सेक्टर पे रिलाई कर देना और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को इग्नोर कर देना ये बेवकूफ़ी है। तो इसी तरह चाहिए कि अगर वो बूस्टअप कर रहा है तो बाकियों को भी बूस्ट होना चाहिए वैसे ही। तो इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल मीनिंग में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, सेल और परचेज से इतना नहीं कमा रहा जितना सर्विसेज सेक्टर में कमा रहा है।
इसके बाद दूसरी स्लाइड पे देखा जाए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज सेक्टर। जो पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज सेक्टर है उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में रखा गया डिस्ट्रीब्यूटिव सर्विसेज। आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव सर्विसेज दो तरह की होती हैं, एक ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन होती है, और दूसरी होलसेल, रिटेल, ट्रेड एंड होटल एंड रेस्टोरेंट्स होती है। पहली जो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन है, इसका टोटली रिलेशन गवर्नमेंट के साथ है। दूसरे का ताल्लुक गवर्नमेंट के साथ भी है और आम प्राइवेट सेक्टर्स के साथ भी है, पीपल्स के साथ भी है। ठीक है, यानी कि इनको पीपल भी ओन करते हैं, जबकि दूसरों को पीपल कम ओन करते हैं, वो गवर्नमेंट के हैंड ओवर ज़्यादा हैं जी। इसको हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है, रेलवे में क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या है। बस आपको अभी नाम आने चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव सर्विसेज में एक सब हेडिंग है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन। उनकी सब हेडिंग में रेलवे आती है, वाटर की ट्रांसपोर्ट आती है, एयर ट्रांसपोर्ट आती है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट आती है, रोड ट्रांसपोर्ट आती है, मैकेनाइज्ड कम्युनिकेशन होती है, नॉन मैकेनाइज्ड कम्युनिकेशन होती है, स्टोरेज होती है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहले रेलवे की अगर बात करें तो एज अ एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। हम जब रेलवे पे टिकट बुक करवाते हैं, हम कोई चीज़ बाय तो नहीं ना कर रहे, हम ट्रेन को बाय नहीं कर रहे, ना ही अपनी कोई नशिस्त को बाय कर रहे हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ एक सीट को रिज़र्व कर रहे हैं जिस पे हमने अपना सफ़र तय करना है जी, जर्नी हमने तय करना है। तो हमने पैसे भरे, हमने कोई चीज़ सेल या परचेज़ नहीं की, हमने उनकी सर्विसेज ली रेलवे की, उन्हें पैसे दिए और उन्होंने हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट में हम अगर देखा जाए तो हम जस्ट मनी पे कर रहे हैं और वो हमें वाटर दे रहे हैं, यानी कि आम दुकानों की तरह हमें सेल परचेज़ नहीं करना पड़ता, वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करें, हम जितना मर्ज़ी यूज़ करें उस लिहाज से आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट, आप पे कर रहे हैं, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ रहे हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आपको सफ़र तय करवा रहे हैं, आपकी जो जर्नी है उसको शॉर्ट बना रहे हैं। तो इसका मतलब हम कोई चीज़ सेल या परचेज़ नहीं कर रहे, वो हम पैसे दे रहे हैं, वो पैसों के इवज़ हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें जैसे मैंने पिछली स्लाइड में एज अ टीचर की दी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव सर्विसेज आपको पता चल गई। इसके बाद है होलसेल, रिटेल, ट्रेड एंड होटल एंड रेस्टोरेंट्स। ये जो होलसेल, रिटेल, ट्रेड और होटल एंड रेस्टोरेंट्स हैं, इनमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, सेल और परचेज़ का काम थोड़ा सा आ जाता है। जैसे कि होलसेल पे कोई चीज़ आप बेच रहे हो, मिसाल के तौर पे आप बुक्स बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इसके अलावा कोई पेंसिल सेल कर रहे हैं, इसके अलावा टायर की सेल है आपकी, इसमें आप या तो इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि कोई चीज़ सेल या परचेज़ करके आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। इसके बाद परचेज़ एंड सेल एजेंट्स एंड ब्रोकर्स है, ये चीज़ें इसमें। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज सेक्टर की जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है प्रोड्यूसर सर्विसेज। सबसे पहले जी इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं जी, जो प्रोड्यूसर सर्विसेज इसमें आ जाता है। इसमें जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हम पैसे तो नहीं ना बाय कर रहे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हम उनकी मनी को यूज़ कर रहे हैं। हालांकि वो जितनी एक कागज़ होता है उस पर जितनी प्रिंटिंग की लागत होती है उतनी उसकी प्राइस रख दी जाती है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आ जाएगा, कमर्शियल बैंक आ जाएगा, अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ यानी कि जो फाइनेंशियल लेन देन करते हैं पैसों का, इसमें इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आ जाएगा और पेंशन के फ़ंड वगैरह आ जाएंगे जी। तो ये प्रोड्यूसर सर्विसेज हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूस करते हैं, जबकि वो चीज़ें उनकी अपनी नहीं होती, वो गवर्नमेंट उनको क्या कर रही होती है, ओन कर रही होती है। लेकिन जो कुछ इंश्योरेंस की कंपनी है ये प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट भी हैं जी, ठीक है। फिर वक्त हम सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ें देख रहे हैं कि सर्विसेज कौन कौन सी हैं, उनके जस्ट नेम को देख रहे हैं अभी। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज सेक्टर, इसका आ गया पर्सनल सर्विसेज भी हैं जी। पर्सनल सर्विसेज में इंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन सर्विसेज है। पर्सनल सर्विसेज में आपने देखा है, आप पार्क्स वगैरह में जाते हो, आपको वहाँ पे टिकट पे करनी पड़ती है, कुछ फ्री हैं, कुछ में पार्क्स वगैरह में आपको पे करने के एंटर होना पड़ता है, वो पैसे भी गवर्नमेंट के खाते में जा रहे हैं। वहाँ पे आपको जो बाइक पार्किंग की या कार पार्किंग की या बस पार्किंग, कुछ में फ्री है और कुछ में आपको पे करना पड़ता है।
यानी कि आप पे कर रहे हैं और वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो तफरीही मकामात हैं जैसे कि मीनार पाकिस्तान हो गया लाहौर में, बादशाही मस्जिद हो गया, वो चीज़ें वैसी की वैसी हैं, वो सिर्फ आपको देखने के भी पे करने पड़ते हैं। ओनरशिप एंड डिवेलिंग ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज में आपने देखा है जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस आ जाता है जी। डिफेंस के शोबा में हमने देखा है जी पुलिस हो गई, हमारे आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयर फोर्स हो गई, इसके अलावा और भी फोर्सेस हैं, ठीक है। तो वो अपनी जस्ट ड्यूटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और गवर्नमेंट उन्हें क्या कर रही है जी, पे कर रही है। इसमें सोशल और कम्युनिटी और प्राइवेट सर्विसेज हो गई, इसके बाद एजुकेशन की होगी, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज होगी, अदर हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी सर्विसेज। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस हेडिंग के नीचे कौन कौन सी सर्विसेज आ रही हैं जी। तो पर्सनल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, हमने सर्विसेज की 4 टाइप्स टोटल पढ़ी जी। सबसे पहली डिस्ट्रीब्यूटिव थी, इसके बाद प्रोड्यूसिंग, इसके बाद पर्सनल, इसके बाद सोशल सर्विसेज। हमने जो पब्लिक या सर्विसेज सेक्टर थे उनको तो देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो सर्विसेज सेक्टर है इनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है, ऐसे कौन से मसाइल हैं जिसकी वजह से सर्विसेज सेक्टर, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ग्रो अप तो हो रहा है लेकिन इतना ग्रो नहीं हो रहा जितना होना चाहिए था, ठीक है। अगर पहले 2 के लिहाज से देखा जाए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल के लिहाज से देखा जाए, तो हमारा सर्विसेज सेक्टर बेहतर है उन दोनों से, लेकिन इसमें और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो देखते हैं जी। लैक ऑफ एडवांस टेक्निकल स्किल एंड एजुकेशन टू द वर्कर्स। जो पाकिस्तान के अंदर वर्कर्स हैं उनके पास एडवांस एजुकेशन नहीं है, उनके पास टेक्निकल स्किल तो है लेकिन उनको बूस्टअप नहीं किया गया, उनको अपग्रेड नहीं किया जा रहा, वही पुराने तरीके से काम किया जा रहा है जी। नेक्स्ट पॉइंट है इनकैपेबल ऑफ कोपिंग अप विद ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स, कि जो ग्लोबल दुनिया की रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनके मुताबिक उनको चीज़ें बना के नहीं प्रोवाइड कर रहे। अगर हम उनको उनके मुताबिक चीज़ें बना के एक्सपोर्ट करेंगे तो हम ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ लेबर इन सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो हमारी लेबर है वो इतनी अच्छी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का बदला पूरा नहीं दिया जा रहा। वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उनको उतनी कम आमदनी मिल रही है, यानी कि उनका जो मेहनत का सिला है उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं है। इसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर देख लें, ट्रेड देख लें, ट्रांसपोर्ट देख लें। ट्रेड में आप खुसूसी किसानों को देख लें, वो पूरा साल काम करते हैं लेकिन उनको उनकी मेहनत का बदला जो मिलना चाहिए एक्चुअल में वो नहीं मिल रहा। ट्रांसपोर्ट में देख लें, कम्युनिकेशन सर्विसेज में देख लें। इसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मेरे नज़दीक है, लैक ऑफ न्यू एवेन्यूज़ ऑफ सर्विसेज सेक्टर। जो पुराने सर्विसेज सेक्टर बने हम उन पे ही रिलाई करके आज तक काम करते जा रहे हैं लेकिन उसमें एडवांसमेंट नहीं आ रही। हम कोई क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए कोई नया एवेन्यू नहीं बना पा रहे, कोई नए सर्विसेज सेक्टर नहीं ग्रो अप कर पा रहे कि जितने हैं उन्हीं पे क्यों रिलाई किया जाए। कुछ ऐसे बनाए जाए जो कि बाहर के कंट्रीज़ की नीड्स को पूरा करते हो, नीड्स को पूरा करने के साथ साथ हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करें, इधर अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करें। तो हम पुराने सर्विसेज सेक्टर पे ही रिलाई कर रहे हैं, न्यू को नहीं बना रहे। इसके बाद है नो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं पाकिस्तान के अंदर, वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी और रिसर्च और डेवलपमेंट के शोबाजात तो हैं, डिपार्टमेंट तो है, लेकिन उनमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही रिसर्च और डेवलपमेंट। सिर्फ थ्योरी रटा के लोगों को भेज दी जाती है। एक बंदे ने BS किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, लेकिन उसको रिसर्च और डेवलपमेंट से आगाही नहीं, उसको इसका नॉलेज ही नहीं। ये नहीं कि सारे ही ऐसे हैं, कोई 10 to 15% लोग हैं जिन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का शौक़ है और वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो जिसमें करवाया जाए, जिस पे हम पूरी दुनिया को compete कर सकें, तो कोई रिसर्च और डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट या सेक्टर नहीं है। नो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, जो टेक्नोलॉजी हम उस पर रिलाई कर रहे हैं, अभी तक 4G पे रो रहे हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी को बूस्टअप नहीं किया जा रहा। ये पॉइंट मैं पहले भी बता चुका हूँ।
नेक्स्ट पॉइंट है लेस एफर्ट्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि इंसान कोई जो रिसोर्स डेवलपमेंट है उस पर एफ़र्ट्स बहुत कम की जा रही है, यानी कि जो इंसानियत है उसको ग्रूम नहीं किया जा रहा, उसकी मेंटल एंड फिज़िकल ट्रेनिंग नहीं करवाई जा रही। इसमें वो बताता है जी पर्टिकुलरली मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट, मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं है, रिफॉर्म पॉलिसी इन्वायरमेंट। आपने देखा होगा CSS के जो ऑफिसर्स हजरात हैं वो इतना पढ़ने के बाद, इतना टफ़ एग्ज़ाम को compete करने के बाद जब वो ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने अपनी लाइफ में देखी होती हैं, वो जो उन्होंने अपने पेपर्स में लिखी होती हैं, वो प्रॉब्लम्स जो उन्होंने क्या नाम है अपने इंटरव्यूज़ में बताई होती हैं, वो प्रॉब्लम जो डेली हमारी न्यूज़पेपर में छपती हैं, पब्लिश होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास करप्शन, नेपोटिज़म, मैलाडिमिनिस्ट्रेशन। करप्शन के बारे में आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि इस मुल्क में जितनी ज़्यादा करप्शन हो रही है। नेपोटिज़म, अपने ही लोगों को जॉब पे तरजीह देना जबकि जिनका मेरिट बनता है उनको उस जॉब के लिए हायर ना करना, रिश्वत का होना, ये सारी चीज़ें हमारे सर्विसेज सेक्टर में पाई जा रही हैं। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है मैलएडमिनिस्ट्रेशन। मैलएडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं बद इंतज़ामी, यानी कि जो हमारी इंतज़ामिया है वो ठीक नहीं है। आपने गलियों के हालात देखे होंगे, सड़कों पे रेडी नहीं लगाने देते, ठीक है, गरीब को। यानी कि जो हमारी इंतज़ामिया है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ही बुरी है, जिसमें सर फहरिस्त LDA वाले हैं। तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इनको कर्टेल कैसे किया जाए, इनको ठीक कैसे किया जाए। स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सेक्टर, तो सबसे पहले ओपन डोमेस्टिक सर्विसेज टू क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका मैं आपको सिंपल मीनिंग में बताऊं कि जब आप इंजीनियरिंग करके यूनिवर्सिटी से फारिग हों तो आपको किसी कंपनियों के धक्के ना खाने पड़े। आपको यूनिवर्सिटी ने इतनी प्रैक्टिकल लाइफ में इतना सिखा दिया हो या आपने अपने पे इतनी मेहनत की हो, आपको किसी की जॉब की ज़रूरत ना पड़े। आप अपनी क्रिएटिविटी करें कि आपको कंपनी की ज़रूरत ना हो, बल्कि कंपनी को आपकी ज़रूरत हो। ये बंदा क्रिएटिव है, इसको यूनिवर्सिटी ने एक डेवलप करके दिया। इसका मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ और अदारे हैं या जो दूसरी लैक ऑफ क्रिएटिविटी है, वहाँ पे जस्ट थ्योरी रटवा के आपको भिजवा दिया जाता है, जबकि प्रैक्टिकल कुछ भी करवा के नहीं भिजवाया जाता। तो वो जब थ्योरी रटवा के भेजा जाता है, अब आपने जहाँ पे जाना है वहाँ पे इंटर्नशिप करनी है। मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ है, तो अब जाके उसने इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है। तो इंटर्नशिप उसे जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2.5 से 3 लाख 4 लाख रुपए लगा के वो यूनिवर्सिटी से उसने डिग्री ली है, 3+ उसका CGPA है, तो अब वो आगे से उसे 5,000 8,000 पे हायर करें, तो इसका मतलब ये है कि वो पीछे से कुछ भी नहीं सीख गया। यानी कि उसने बैचलर कर लिया या मास्टर कर लिया, तो उसे जॉब कितनी ऑफ़र की जा रही है, 8,000 की, 10,000। तो वो अपनी क्रिएटिविटी करे, अपनी स्किल्स को बूस्टअप करे, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करे, फाइवर स्टार्ट करे, यानी कि उसे किसी की ज़रूरत ना पड़े। जब वो यूनिवर्सिटी से अपनी लाइफ से टीन एज से फारिग हो, 20-22 एज से फारिग हो, तो उसके पास खुद इतनी स्किल्स होनी चाहिए, वो खुद क्रिएटिविटी करे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास टेक यूनिलेटरल एंड मल्टीलेटरल स्टेप्स टू ओपन इंटरनेशनल मार्केट्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्विसेज। कि हमें यक तरफ़ा यूनिलेटरल बोलते हैं यक तरफ़ा को, और मल्टीलेटरल दो तरफ़ा या एक कंट्रीज़ का ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ रिलेशन होना। इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान को एंटर होना चाहिए। जैसे कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट इंडिया के अंदर है जी, या चाइना के अंदर है, यानी कि एक मार्केट चाइना की है और दूसरी इंडिया की है। हर कोई इनमें जाके इन्वेस्ट करना चाह रहा है, उन्हें पता है जब इन पे इन्वेस्ट किया जाएगा तो उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, और इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है। तो पाकिस्तान दूसरी मार्केट में इन्वेस्ट भी करे और इधर अपनी मार्केट बनाए कि हमें किसी से चीज़ कोई इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो हमसे ख़रीदें। हम महंगे दामों बाहर से ना ख़रीदें, अपनी क्रिएटिविटी से अपनी मार्केट क्रिएट करें कि लोग हमारे पास आएँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिफॉर्म लेबर मार्केट टू इनेबल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एंड एडजस्टमेंट टू अ ग्रोइंग सर्विसेज इकोनॉमी। इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो लेबर तबका है, जो मज़दूर तबका है, जो सबसे लोअर तबका है, उन पे किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए, ना बिजली के बिल में, ना पानी के बिल में, ना गैस के बिल में, ना उनके पास जो चीज़ें हैं। इसी तरह वो अपने मयार ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन्हें
डेली का पता हो कि भाई हमने यहाँ पे जाना है, हमें मज़दूरी मिल जाएगी, हमें यहाँ पे वर्किंग मिल जाएगी जिससे हम अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। वो खुदकुशियों पे ना उतर आएँ, वो सुसाइड करने का ना सोचें, बल्कि उन्हें पता है जितना मिल रहा है हम पे कोई टैक्स ही नहीं है। उनको गवर्नमेंट चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे। वो सपोर्ट किस तरह कर सकती है? टैक्सेस को हटा के। भाई आप उन्हें पैसे नहीं प्रोवाइड कर रहे तो कम से कम उन पे टैक्सेस तो हटा सकते हैं। तो लेबर पॉलिसी होनी चाहिए कि वो कोई एक ठिकाना बना दिया जाए, वहाँ पे उनकी कोई लेबर की यूनियन बना दी जाए, जहाँ पे कोई आए तो उन्हें पता है कि इस लेबर ने कल इसको अभी तक काम नहीं मिला, इसको भेज दिया जाए, दूसरे के पास काम है इसको ना भेजा जाए, ठीक है। तो वो एक लेबर के लिए एक मखसूस जगह की तैनाती करें। तैनाती करने के बाद लोग वहाँ पे एक ही जगह पे आए, उन्हें दर बदर ढूंढना ना पड़े मज़दूरों को, और वो उनकी मज़दूरी उनकी कॉस्ट के मुताबिक दी जाए ताकि उनका गुजारा हो सके। तो जब हमारा मज़दूर तबका खुशहाल होगा तो हमारी इकॉनमी बूस्ट हो जाएगी। खुशहाल होने से मुराद ये है कि वो जब ज़्यादा आमदनी होगी तो वो इन फ्यूचर वो खुद कहे कि भाई हमसे टैक्स लो, हम ज़्यादा कमा रहे हैं। ये नहीं कि उनसे ज़बरदस्ती टैक्स निकलवाया जाए, ये और चीज़ है। एक शख्स मज़दूर की 18,000 सैलरी है, तो बिजली का बिल बाकी चीज़ें निकालने के बाद उसके पास बचता ही क्या। सिंपल वर्ड्स, अगर हमारा मज़दूर तबका बेहतर होगा तो हमारी इकॉनमी भी क्या होगी जी, बूस्ट होगी। तो हम रिच और पुअर के दरमियान एक स्टेबल लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। अडेप्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पॉलिसीज़ टू रैपिडली चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यू स्किल्स। इसका मतलब ये है कि जो एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, उसके तरीके बच्चों को सिखाए जाएँ। वो 10th पास हो, उन्हें कुछ ना कुछ उनके पास स्किल हो, उनको नई ट्रेनिंग दी जाए, नया सिलेबस बनाया जाए, नई स्किल्स के मुताबिक उन्हें डाला जाए। ये ना हो कि 10th क्लास की कंप्यूटर में उन्हें GW बेसिक पढ़ा दी जाए और बाद में पता चले GW बेसिक का तो इस्तेमाल ही नहीं है। यानी कि जो हमारा सिलेबस है उसको रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। वो सिलेबस है 90 से पहले, 2000 से पहले, वो किताबों को रिफ़ॉर्म किया जाए। रिफ़ॉर्म करने के बाद उन्हें नई स्किल्स बताई जाएं, जैसा कि डिप्लोमा होल्डर्स को थोड़ा बहुत सिखाया जाता है। तो उन्हें मैट्रिक लेवल पे ही इतनी चीज़ें सिखाई जाएं कि उनके अंदर स्किल्स हों। तो ये सबसे बेहतर तरीका है अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने का। अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, गुर्बत ख़त्म होगी, गुर्बत ख़त्म होगी तो इकॉनमी बूस्ट होगी, इकॉनमी बूस्ट होगी तो कंट्री खुशहाल होगा, कंट्री खुशहाल होगा तो डिफेंस का सिस्टम अच्छा होगा, डिफेंस का सिस्टम अच्छा होगा तो हम पूरी दुनिया में हमारा नाम होगा। अडेप्ट इनोवेशन पॉलिसीज़, नई इजादात की जाएंगी, स्पेशली कंप्यूटर की फील्ड में, जिसे हम ICT बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें मैं पहले भी मिसाल दे चुका हूं कि हमें अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना है, हमें जो नेट की सर्विसेज को बेहतर बनाना है। और लास्ट पॉइंट जो मेरे नज़दीक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोवाइड अ फिजिकल इन्वायरमेंट विच इज़ कंडक्टिव या कंड्यूसिव टू द ग्रोथ ऑफ सर्विसेज। तो जो गरीब तबका है जो अपना कारोबार शुरू करना चाह रहा है, उसको चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको फिजिकल इन्वायरमेंट उनको कुछ ना कुछ पे करें ताकि वो अपने रोज़गार खुद क्रिएट कर सकें। यानी कि बग़ैर सूद के लोन दिया जाए, उनसे टैक्स हटा लिए जाए, उन पे जो सेल्स टैक्स हैं वो हटा लिए जाएं। सिर्फ मज़दूर तबके की बात हो रही है। जब ये सारा कुछ हो जाएगा ना तो क्लैश ख़त्म हो जाएगा। कोई गरीब या अमीर तो होगा, लेकिन उसे पता होगा कि भाई इतने पैसों में मेरा गुजारा हो रहा है, तो वो गरीब नहीं है। इसका कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर 3 सर्विसेज सेक्टर हैं। तीनों सर्विसेज सेक्टर को बूस्टअप करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर का उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? एक किसान है, उसको लेटेस्ट मशीनरी ला के दी जाए ताकि उसकी वर्किंग कम और वो मशीनरी से ज़्यादा काम लेके ज़्यादा क्या कर सके, चीज़ों को ग्रो कर सके। ज़्यादा चीज़ों को ग्रो करेगा, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी तो ज़र मुबादला ज़्यादा कमाया जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद इंडस्ट्री के अंदर बेहतर चीज़ें बनाई जाएं, इंडस्ट्री नई लगाने की ज़रूरत है हमें। इसके बाद हमारा सर्विसेज सेक्टर जो अभी हमने पढ़ा है, इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स थी, किस तरह से इसको बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें 3 चीज़ें जो मेनली हाईलाइटेड है। एक तो कंप्यूटर की दुनिया में हमें बेहतर बनाना है, जिसको IT बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
में हमको बूस्टअप करना चाहिए। इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसके बाद किसी भी तबके को आसान एक साथ में बग़ैर सूद के कर्ज़े दिए जाए ताकि वो अपना बिज़नेस को डेवलप कर सकें। तो ये वो सारी चीज़ें, इसमें नेपोटिज़म, करप्शन और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनको रिमूव किया जाए। तो यही वो चीज़ें हैं जिससे हमारा सर्विसेज सेक्टर बेहतर होगा। तो सर्विसेज सेक्टर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय इकोनॉमी। जो जितना सर्विसेज सेक्टर हमारा अफेक्ट होगा उतनी इकोनॉमी हमारी कम होगी, उतनी हमारी करेंसी डीवैल्यूएट होगी। करेंसी डीवैल्यूएट होगी तो हमारी डॉलर के सामने हमारी करेंसी की प्राइस कुछ भी नहीं होगी। आपके साथ कंट्री बैठा हुआ है, इंडिया आपसे अच्छी करेंसी है, क्या वजह है? उनकी इकोनॉमी अच्छी है, उनकी जो इंटरनेशनल मार्केट है वो अच्छी है। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ जाए, लेक्चर की समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू पीपल आस्क इन अ कमेंट। अल्लाह हाफिज़।